नमस्कार, मैं कुंदन जमैर। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन रोहिंग्या शुरू कर दिया है। इसी ऑपरेशन के तहत बरेली, उन्नाव और कानपुर में रोहिंग्या पर एक्शन लिया जा रहा है। अब तक 4 रोहिंग्याओं की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके साथ ही एक पूर्व सभासद को भी गिरफ्तार किया गया है। इस सभासद पर आरोप है कि ये इन रोहिंग्याओं का फर्जी आधार कार्ड दस्तावेज बनवाता था। योगी सरकार का यह अभियान न केवल अवैध घुसपैठ को रोकने का संकल्प दर्शाता है, बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक साहसिक कदम भी है। मुख्यमंत्री के निर्देश स्पष्ट हैं, कोई भी अवैध घुसपैठिया बख्शा नहीं जाएगा। तो चाहे बरेली की बात हो, उन्नाव की बात हो, कानपुर की बात हो, गाजियाबाद की बात हो, हर जगह एक्शन लिया जा रहा है और रोहिंग्याओं पर लगातार कार्रवाई हो रही है। एक रिपोर्ट सबसे पहले आपको दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। सूबे में अवैध तरीके से रह रहे रोहिंग्यों पर ताबड़तोड़ स्ट्राइक जारी है। शहर शहर पुलिस रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों की पहचान के लिए अभियान चला रही है, ताकि इन घुसपैठियों को चिन्हित कर डिपोर्ट किया जा सके। आप देख रहे होंगे हमारे देश में कितने रोहिंग्या हैं, कितने बांग्लादेशी हैं, कितने बाहर से आए हुए लोग हैं और इनकी सहायता करने वाले लोग हैं। इनको राशन कार्ड दिलाने वाले लोग हैं, इनको आधार कार्ड दिलाने वाले लोग हैं, इन्हें वोटिंग लिस्ट में इनका नाम डालने वाले लोग हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर सभी जिलों में पुलिस रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में बरेली पुलिस ने अभियान चलाकर घुसपैठियों को चिन्हित किया है। बरेली पुलिस ने 83 स्थानों पर अभियान चलाया। 775 लोगों की कुंडली खंगाली। बहेरी, शीशगढ़, देवरनिया, शेरगढ़, फरीदपुर और भौजीपुरा इलाके में तलाशी अभियान चला। झुग्गी और झोपड़ियों में रहने वाले लोगों का सत्यापन किया गया। इस अभियान में 45 रोहिंग्या बांग्लादेशी चिन्हित किए गए। 58 टीमें बनाई गई हैं। 29 थाना क्षेत्रों में 2-2 टीमें हैं, जिनके द्वारा सुबह और रात के टाइम पे जाके ऐसे क्षेत्रों में जहां बाहर के लोगों को रहने की या तो संभावना है या कोई उनके पास इस तरह की इंटेलिजेंस इनपुट है या सूचना है, वहां जाके वो लोग वेरीफाई करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। उन्नाव पुलिस ने अवैध रूप से गंगा किनारे रह रही 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया। पूछताछ में इन महिलाओं ने बताया कि वो म्यांमार की रहने वाली हैं और असम के रास्ते भारत आई थी। लिहाजा पुलिस ने विदेशी अधिनियम के तहत तीनों महिलाओं को गिरफ्तार किया और रोहिंग्या के 10 परिवार के लोगों पर मामला दर्ज किया है। पुलिस पूछताछ में पता चला है कि ये रोहिंग्या परिवार 8 साल से उन्नाव में रह रहा था। थाना गंगा घाट पुलिस एवं स्थानीय अभिसूचना इकाई की संयुक्त टीम द्वारा मोहल्ला मनोहर नगर व शक्ति नगर गंगा किनारे रह रहे लोगों से आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज मांगे गए, तो वहां रह रहे 10 लोगों के पास किसी प्रकार का वैध दस्तावेज नहीं पाए गए। उन्नाव पुलिस ने एक पूर्व सभासद को भी गिरफ्तार किया है। पूर्व सभासद पर आरोप है कि उसने रोहिंग्याओं के आधार कार्ड बनवाने में मदद की थी। पुलिस ने इस मामले में 11 लोगों पर FIR लिखी है, जिसमें 5 लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस जेल भेज चुकी है। इसमें मोहम्मद साहिल और उसके घर की 3 महिलाएं हैं। इसके अलावा एक पूर्व सभासद शहजादे भी गिरफ्तार किया गया है। बताया यह जा रहा है कि साहिल के जो फर्जी कागज बनाए गए थे वो शहजादे ने बनवाए थे। कानपुर में भी संदिग्धों की निगरानी और दस्तावेजों की जांच की जा रही है। पुलिस और खुफिया एजेंसी डाटाबेस तैयार कर पूछताछ कर रही हैं। कानपुर में भी बीते दिनों एक रोहिंग्या की गिरफ्तारी की गई थी। गिरफ्तार रोहिंग्या उन्नाव में पकड़े गए रोहिंग्या परिवार का ही सदस्य है। बहरहाल यूपी में अवैध तरीके से रह रहे घुसपैठियों के खिलाफ सीएम योगी ने ऑपरेशन छेड़ दिया है। कहा जा रहा है कि बॉर्डर पार कर यूपी में दाखिल होने वाले इन रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की पहचान पूरी होने के बाद इन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो रोहिंग्याओं की पहचान के लिए ऑपरेशन बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया, जिसका नतीजा भी कई जिलों से सामने आया है और आगे भी ये कार्रवाई चलती रहेगी। इस पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। कौशल कांत मिश्रा हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं, अशोकधर द्विवेदी पूर्व DGP हमारे साथ मौजूद हैं, AK शाह पूर्व BSF अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं और सूर्य कुमार शुक्ला सदस्य मानवाधिकार आयोग भी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है तमाम मेहमानों का। लेकिन कौशल साहब, सबसे पहले बताइए कि ये जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है इसका मकसद क्या है? योगी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, एक भी घुसपैठिया उत्तर प्रदेश में नहीं बचेगा। कितनी कामयाबी की उम्मीद इस ऑपरेशन की?
मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी की सरकार जो है कानून व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध है। और जिस तरह से सीए कानून आने के बाद, और चूंकि उत्तर प्रदेश काफी सेंसिटिव एरिया है और ऐसे एरिया में जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पूरे देश की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की में है, तो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर अगर मेंटेन करना है, व्यवस्था दुरुस्त रखनी है, तो कानून व्यवस्था को पूरी तरह से लेटर में ही नहीं, स्पिरिट के साथ अगर लागू किया जा रहा है, तो यही योगी सरकार कर रही है। और आज का कानून ये कहता है कि कोई भी, और वो तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने कहा, अभी 8 तारीख को कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई भी अवैध नागरिक जो बिना दस्तावेज के भारत में है, ये सुप्रीम कोर्ट का कथन है, उसको तुरंत बाय लॉ इंडिया के बाहर डिपोर्ट करना चाहिए। उसके पहले हाई कोर्ट ने 2021 में कहा था। तो उत्तर प्रदेश की सरकार कानून व्यवस्था को जमीन पर उतार रही है, बिना आदमी का धर्म जाति देखे हुए, ना ही उसमें कोई वोट बैंक तलाशने की कोशिश कर रही है। तो मुझे लगता है कि ये एक सही बात है, कानूनी तरह से संगत है। भारत का संविधान लागू होना चाहिए, हम वो लागू कर रहे हैं, इसमें और कुछ तो है ही नहीं। कानून व्यवस्था को मेंटेन करना हमारा काम है। भुवन भास्कर जोशी साहब, कोई त्रुटि तो नहीं है सरकार के इस अभियान में? देखिए, हमें जो जानकारी आपके द्वारा, वो जानकारी उत्तर प्रदेश के रोहिंग्या और मुसलमान जो बांग्लादेश को पकड़ने का काम, मेरे को लगता है ये 9 साल से योगी जी का फेलियर है। कैसे 9 साल से क्या और बांग्लादेशी घुसपैठे यहाँ पर पहुंच पाए, और इनकी तकनीक और तकनीक में अंतर साफ दिखाई देता है। एक ओर इस तरह की बातें करते हैं और दूसरी ओर से हथीरा को संरक्षण देने का काम करते हैं। ये लोगों की सेंटर से लेकर देश सरकार है, उसके हमेशा 2 अर्थ होते, और वो 2 अर्थ देश और प्रदेश में आ रहे हैं। साहब, मैं माफी चाहूंगा, मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि आपकी आवाज ऑडिबल नहीं है, क्लियर नहीं है। पीसीआर से मैं कह रहा हूं, फिर से आपसे बातचीत करेंगे और आपकी आवाज क्लियर उम्मीद करते हैं कि आगे मिलेगी, तो फिर आपसे आगे बातचीत बढ़ाएंगे। अशोकधर द्विवेदी साहब, जल्दी से यह भी बता दीजिए कि कानून व्यवस्था के लिए ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं जिनकी पहचान करने के लिए जो ड्राइव चलाई है योगी सरकार ने और पुलिस एक्शन मोड में दिखाई दे रही है, ये कितना इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी के लिहाज से, आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से? निश्चित रूप से ये अत्यंत सराहनीय प्रयास है, अत्यंत सराहनीय प्रयास है। और पुलिस जो कार्य कर रही है उसका बड़ा तात्कालिक और दूरगामी परिणाम न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि भारत देश की सुरक्षा पर अवश्य पड़ेगा। संयोगवश न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि इस समय दिल्ली प्रदेश में, गुजरात में और कुछ और राज्य हैं जिनमें ऐसे अवैध घुसपैठियों के खिलाफ वहां की पुलिस द्वारा सरकार के निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है। और निश्चित रूप से मेरे जो जानकारी है कि कई हजार घुसपैठिए जो अवैध हैं यहाँ पर भारत में, उनको वापस किया गया, उनके देश को जो लौटाया गया है। तो इसका परिणाम देश की आंतरिक सुरक्षा पर बहुत अच्छा पड़ेगा। एक तो इनमें से कई ऐसे भी लोग हैं जिनको पाकिस्तान की जो संस्था ISI है वो उसके लिए जासूसी करते हैं, और प्रदेश की देश के संसाधनों पर ये बोझ हैं जी, ये बोझ हैं। जो सुविधाएं देश के नागरिकों को दी जाती हैं उसको इनको भी देना पड़ता है। ये अवैध कागज बनवा करके इधर उधर से यहाँ रह रहे हैं, तो देश की आर्थिक व्यवस्था पर ये बोझ भी हैं, अवैध रूप से रह रहे हैं, जुर्म कर रहे हैं, देश की सुरक्षा को खतरा भी पहुंचा रहे हैं। ये निश्चित रूप से ये तो नहीं कहा जा सकता सारे अवैध रूप से जो रहे हैं वही खतरा पर, लेकिन इनमें से कई लोग हैं जो ISI के लिए, पाकिस्तान के लिए अवैध रूप से कार्य कर रहे हैं। उनके पहचानने में थोड़ी कठिनाई आती है, लेकिन नुकसान तो देश का होता है, प्रदेश का होता है। तो ये जो कार्य हो रहा है उत्तर प्रदेश में सराहनीय कार्य है। बिल्कुल। AK शाह साहब पूर्व BSF अधिकारी हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, मैं समझना चाहूंगा कि आखिर इनकी घुसपैठ होती कैसे है? BSF बहुत बेहतर काम करती है और कल तो शौर्य की और तस्वीर फिर से दिखाई BSF ने, लेकिन बॉर्डर पर चूंकि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस BSF है,
तो कहा यह जाता है कि भाई अगर ये घुसपैठ हो रही है तो कहीं ना कहीं लूप होल है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जिसका फायदा उठाकर ये घुसपैठिए घुसते हैं। तो पहला एक्शन तो वही होना चाहिए कि इनके घुसपैठ ना हो तो मामला ही खत्म हो जाएगा। शाह साहब, बिल्कुल आपने सही कहा है। बॉर्डर पर बीएसएफ के जवान बहुत सख्त ड्यूटी कर रहे हैं, बावजूद भी हमारे बॉर्डर में जैसे पश्चिम बंगाल के साथ बांग्लादेश के करीब 600 किलोमीटर एरिया है जो अनफेंस एरिया है, और इसमें बहुत जगह ऐसे है जंगल दोनों तरफ, बांग्लादेश में और इंडिया में जंगल एरिया है, नदी नाले है। इसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटी रहता है कि इसके फायदा उठा के रात के अंधेरे में बीएसएफ जो ड्यूटी पर है उनको धोखा देके एंट्री कर जाता है। और एंट्री करने के बाद क्या होता है, जैसे इंडिया के जो बॉर्डर एरिया में विलेजर्स है ये भी एक ही कम्युनिटी का है, इनके साथ इनके पहले से एक लिंक बना लेता है दोनों तरफ की, जो टाउट है दलाल जिसे हम कहते हैं, इनको शेल्टर देता है। शेल्टर देने के बाद फिर फर्दर इनको दूसरी जगह में कहाँ भेजना है ये पूरे कर लेता है। और एक गरीब होने का नाते इनको पैसा का लालच देके देश के भिन्न भिन्न जगह में जो है इनको किस काम में लगाना है ये बड़ा आसान से हो जाता है। सपोज कोई देश के विरोध में कोई काम कराना है, उग्रवादी संगठन संतरासवादी, इनको पैसा देके अपने ग्रुप में शामिल करा के अपने देश के विरुद्ध एक काम करना शुरू कर देता है। तो मेरा जो ओपिनियन है, इस ओपिनियन में मैं ये कहना चाहूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करके इमीडिएटली जो अनफेंस एरिया है इसको टाइट फेंसिंग किया जाए, और देश के अंदर जहां जहां ये रोहिंग्या और अनऑथराइज्ड लोग एंट्री किया है इनको पकड़ के पुश बैक कर दिया जाए, बांग्लादेश में भेज दिया जाए। और जैसे देश के अंदर विभिन्न रास्ता जिस तरह की मेंटेन हम करते हैं, बॉर्डर की उस तरह से मेंटेन करता है, इनके सर्वेलेंस इस तरह से रखना चाहते, कहाँ मौका मिल सकता है, ये कहाँ से एंट्री कर सकता है, जहां भी लगता है कि इस एरिया में एंट्री हो सकता है वहां रिपेयर किया जाए, उनकी डेवलप किया जाए। नहीं शाह साहब एक चीज मैं और जानना चाहता हूं आपसे जल्दी से मैं जानना चाहता हूं कि पकड़े जाते हैं, दिल्ली में भी 2020-21 में भी गाजियाबाद में पकड़े गए, पूरा नेक्सस पकड़ा गया, लेकिन क्या ट्रैकिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है क्या, कि जहां पर लूप होल है वहां तक हमारी एजेंसियां नहीं पहुंच पाती है, इसलिए वो लूप होल लगातार बरकरार है और वहां से घुसपैठिए लगातार आ रहे हैं? जी हाँ, इसकी पॉसिबिलिटी है इस तरह की, क्योंकि इनकी यहाँ पर शेल्टर देने वाला बहुत लोग है जो आप इनको समझ ही नहीं पाते कौन है। आप इनसे पूछेगा कौन है, वो कह देंगे कि मेरा मामा है, मेरा चाचा है, कोई ना कोई अपने रिलेटिव बना लेता है, क्योंकि ये तो मकसद है इनको आगे किसी काम में लगाना है, तो इनको अलग से निकालना मुश्किल हो जाता है। और कुछ जो टाउट है दलाल का रहता है, इनके लिए इनकी सब कुछ बनाना, जैसे आधार कार्ड बनाना, वोटर कार्ड बना के इनको अपने देश के नागरिक बनाने की कोशिश करता है, कोई पैसा की बिल्कुल। एक बार घुसपैठ हो जाने के बाद ये घुल मिल जाते हैं और इनको शेल्टर देने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए इनकी पहचान बहुत मुश्किल है, लेकिन पहचान तो करना ही पड़ेगा और इसमें योगी सरकार लगी हुई है। सूर्य कुमार शुक्ला साहब, जल्दी से ये बताइएगा हमें सर कि मानवीय पहलू को भी भारत देखता है, ऐसे लोगों को जब पकड़ा जाता है, ऐसे लोग जब पकड़ में आते हैं कि भाई ये बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, इनको पकड़ने के बाद अगली कार्रवाई क्या होती है और मानवाधिकार के एंगल से क्या होनी चाहिए? हाँ देखिए, ये बहुत पहले तो मैं आपको बधाई दूं, धन्यवाद दूं कि बहुत प्रासंगिक विषय पर आपने आज ये डिबेट रखा है और इस समस्या की ओर लोगों का ध्यान जाएगा। गूगल करके अगर देखिएगा तो आप पाइएगा कि लगभग 7-8 करोड़ बांग्लादेशी और रोहिंग्या इस समय देश में हैं और लगभग 75 लाख के लगभग संख्या यूपी में है। और ये बर्मा के रखाइन प्रांत से काकस बाजार जो बांग्लादेश में है वहां आकर लाखों की संख्या में आए, वहां बौद्धों को बर्मा में मार हजारों की संख्या में इन्होंने कत्ल किए और उसके बाद आकर बसे। वहां बांग्लादेश सरकार भी इनको धीरे धीरे त्रिपुरा, आसाम और बंगाल के, पश्चिम बंगाल के रास्ते से भारत में भिजवा दिया और ये एजेंट बन गए। उनके तमाम एजेंट जो 50,000 से 1 लाख रुपए लेकर उनको इंडिया में घुसवाते हैं और लगभग 4200 किलोमीटर का जो बॉर्डर खुला हुआ हमारा, उसमें 700 अभी बिल्कुल खुला हुआ है
और उसके रास्ते ये लोग इंडिया में जंगल के रास्ते, नदी नाले के रास्ते घुस आते हैं। और ज्यादातर गुड़गांव, बंबई और नोएडा और कानपुर, लखनऊ ऐसे शहरों में, बड़े शहरों में बहुत बसते हैं, झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहते हैं। और प्रायः कूड़ा प्रबंधन यानी कूड़ा बिनने का, भीख मांगने का, इनकी औरतें बच्चा लेके आपको मिलेंगी, भीख मांग रहे हैं। और लखनऊ का मैंने जो सर्वे कराया तो उसमें यह मिला कि 22 सरकारी जगहों पर कब्जा किए हुए हैं और 72 स्थान है जहां पर ये झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। और प्रायः ये बिजली चोरी यानी फ्री की बिजली जलाते हैं। नगर निगम का जो पाइपलाइन होता है। शुक्ला जी, आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन है क्या? प्रशासन के पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है क्या? क्या इन इलाकों में जाकर के जांच पड़ताल नहीं होती है कि यहाँ पर जो बसने वाले लोग हैं कहां से आए हैं, इनका ओरिजिन क्या है? आजकल इस टॉपिक पे मैं कार्य कर रहा हूं। बीजेपी की तरफ से मुझे ये काम भी दिया गया है और ये काम मैं कर रहा हूं और इसी कारण इतनी जानकारी प्रशासन को भी है, तभी अभियान शुरू हुआ है। और ये इसमें सबसे जो खराब बात है कि एक तो हमारे बीएसएफ के साथी ने बताया कि आईएसआई उनमें जासूस बनाने के लिए आदमी ढूंढती है। ये आए तो थे गरीबी के कारण कमाने खाने के लिए, लेकिन अब जो कट्टरपंथी लोग हैं उनको मुस्लिमों की आबादी बढ़ाकर देश में इस्लामिक शासन लाने के लिए 2037 तक इनकी आबादी बढ़ा के पहले आसाम या पश्चिम बंगाल से इनके आधार कार्ड फर्जी बनवा देते हैं और फिर वहां से आकर यहां के शहरों में इनके एड्रेस चेंज करा लेते हैं। एड्रेस चेंज करा करके वोटर कार्ड बनवाने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल ठीक है। और इनके कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार ने नया कानून इसी 10 अप्रैल को इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 लागू कर दिया है और उसमें ज्यादा पावर दी है पुलिस को कि जहां कहीं मिले इनको कोई भी एसपी साहब इनको लीव इंडिया नोटिस दे करके जैसे आए हैं वैसे ही इनको वापस भेज दें, क्योंकि मुकदमा लिखा जाता है तो ये तो चाहते हैं कि यहीं रहें, मुकदमा लड़ें, फिर छूटें, फिर जेल जाएं। तो वो चाहते हैं। तो अब जरूरत है कि इन पे मुकदमे लिखने के बजाय इनको सीधा पकड़ करके बांग्लादेश बॉर्डर से वापस भेजा जाए। ठीक है। अब इनका पता सत्यापन कराना काफी कठिन काम है। उसमें बिल्कुल सूर्य कुमार जी, कठिन काम है, लेकिन अब डिपोर्ट करने की जो आजादी दी गई है और डिपोर्ट करने की प्रक्रिया आसान की गई है, उससे उम्मीद की जा रही है कि जो पकड़े जाएंगे इनको जल्दी से डिपोर्ट किया जाएगा। कौशल कांत साहब, दरअसल गरीबी में डूबे लोगों को रेडिकलाइज करना बहुत आसान होता है। इस लिहाज से भी उत्तर प्रदेश चूंकि बड़ा स्टेट है, नेपाल से भी लगता है वहां पर हम चौकसी देख रहे हैं बढ़ती जा रही है, इस लिहाज से भी देखा जाए क्या कि बहुत जरूरी है इन लोगों की पहचान करना और इसलिए यह कदम योगी सरकार उठा रही है? देश की डेमोग्राफी में चेंज आ रहा है। कुछ कम्युनिटी हैं, कुछ लोग हैं जो अपने पर्सनल फायदे के लिए, अपने वोटिंग के फायदे के लिए, कुछ पार्टियों के नेता जिनका ये वोट बैंक पे लिख करके इनको कुछ देते हैं जिसकी वजह उनके वोटर आईडी कार्ड बन जाते हैं, आधार बन जाते हैं। इस चक्कर में दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कुछ नेता जेल में गए हैं। बहुत सारे दूसरी पार्टियों के नेता भी इस इल्लीगल काम में पकड़े गए हैं। अभी आपने बरेली का आपने बताया ही है। तो देखिए, भारत देश में जो गद्दार हैं उन्हीं की वजह से देश खतरे में पड़ता है। और ये लोग जो आप सोचिए कि रोहिंग्या म्यांमार के से निकले हैं, म्यांमार ही इनको अपना सिटीजन नहीं मानता है। ये इतने खतरनाक हैं, ये हर जगह इलीगल एक्टिविटी में शामिल होते हैं। चाहे वो बांग्लादेश हो, बांग्लादेश भी अपने यहां नहीं रखना चाहता, इंडिया में ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सब हमें सोचना पड़ेगा कि हमें अपने फायदे से ऊपर उठ करके अगर हम देश को ध्यान में रखेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। अदरवाइज इस तरह की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, जैसे आप देखिए अभी नोएडा में कुछ महीने पहले हुआ था जिसमें एक काम वाली के अगेंस्ट कुछ कंप्लेन हुई तो वो पूरे लोग पत्थर मार के पूरी सोसाइटी को डैमेज कर दिया। तो जो लोग उत्तर प्रदेश की जनता है, पूरे देश की जनता है, ऐसे लोग उनके ऊपर विजिलेंट रहे। वो कहां से आए हैं, किस तरह से आए हैं, उनके क्या नाम है, कैसा उनका पेटनाइजेशन हुआ, कैसे वो उनके पास पहुंचे, इस तरह से वो कानून के हाथ पांव बने, आंखें बने, जिससे कानून को प्रॉपरली धरती पर भारत देश में इंप्लीमेंट किया जाए और इस तरह के गद्दार
देश से बाहर निकाले जाएं, क्योंकि उससे देश की जनता को ही खतरा है। बिल्कुल, और बिल्कुल। उस चक्कर में एक पर्टिकुलर मुस्लिम कम्युनिटी को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि ये उन्हीं में घुल मिल जाते हैं और उन्हीं के कुछ लोग इनको पैट्रोनाइज करते हैं। उस चक्कर में भारत देश की बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो राष्ट्रभक्त है मुस्लिम, उनको भी मौका नहीं मिल जाता है बाकी लोगों को उनको नीचे करने का। तो मुझे लगता है कि देश की जनता को, पुलिस को, सबको आगे आकर के इस विषम परिस्थिति में बिल्कुल, आप चूंकि हमारे बीच में घुल मिल जाते हैं तो उनकी पहचान हमारे बीच से हो तो ज्यादा जरूरी है। भुवन भास्कर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप कह रहे हैं कि भाई फेलियर है, ये कैसे फेलियर है? देखिए, पहले तो आपको मुझे आवाज आ रही है? जी, अभी तो आ रही है। मैं आपको बताऊं, पहले साथी को पहले हम सुन पा रहे थे, वो कैसे मुझे काम दे, और जो भारतीय काम करता है पार्टी की पहले बात तब इससे मैं कह रहा हूँ कि जनता का नीति देखती है भारतीय जनता पार्टी। एक तरफ खुद फैसले जाते हैं, ये लोग संरक्षण देकर क्या देश को संदेश देना चाहते हैं, और रोहिंग्या और मुसलमान जो बांग्लादेशी भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, लोकपाल के योगी सरकार में वो फल फूल देते, ये कैसा इनका, आप बताइए कैसे इनका ये जो होम मिनिस्ट्री है वो क्या काम कर रही है, इनका गृह विभाग और इनका वो क्या कर रहा था? ये तो पशु की 9 साल के बाद ये जागे। ये निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की केवल लूंगा है, ये केवल वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए इस तरह की बातों को चलाना चाहते हैं। नहीं, भुवन साहब, अब आप चूंकि आप रोहिंग्या मुस्लिम होते हैं तो ध्रुवीकरण आप इसमें जोड़ रहे हैं, यानी कि राष्ट्र की सुरक्षा, देश की सुरक्षा के मामले में भी सियासत ढूंढ रहे हैं आप लोग। मैं ये कह रहा हूँ कि 9 साल से ये सरकार क्या कर रही है? इंटेलिजेंस फेलियर है इनका गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? कैसे वो यहाँ पर आराम से रह रहे, कैसे वो घुस गए? 9 साल हो गए इनके साथ, इनको देश प्रदेश जवाब करना चाहता है, और शेख हसीना क्या कर रहे हैं भारत में, वो भी देश जानना चाहता है। कौशल साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। कौशल साहब जल्दी से छोटा सा रिएक्शन। भुवन भाई, आप ये समझिए कि जब मोदी सरकार आई थी उसके पहले का होम मिनिस्ट्री का डेटा ये कहता है, होम मिनिस्ट्री का आंकड़ा 40,000 से ज्यादा रोहिंग्या को मानता है। और उस समय सीए कानून नहीं बना था, सीए कानून हमारी सरकार ने आके पास किया। सीए कानून पास होने के बाद जो डिपोर्टेशन का लीगल तरीका है वो शॉर्ट हुआ। अब आपको जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, जो यहाँ को बिलोंग नहीं करते हैं, उनके लिए एक लंबी कानूनी प्रक्रिया की जरूरत नहीं है, उनको डिपोर्ट किया जाएगा। और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री ने भी बताया और गृह मंत्री ने बताया, बांग्लादेश और हमारे देश का बॉर्डर इतना पोरस बॉर्डर है, इतने नदी नाले हैं कि वहां पर सारी सुरक्षा व्यवस्था होने के बावजूद भी इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। लेकिन जब तक आप जैसे राजनीतिक पैट्रोनाइजेशन नहीं करेंगे तो उनको कोई सरपरस्ती नहीं देगा, तो शायद वो बाहर चले जाएंगे। तो मेरा ये अनुरोध है सारे पॉलिटिकल पार्टी से कि कम से कम इस जगह वोट बैंक की पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके, भुवन साहब, वोट बैंक की पॉलिटिक्स सब तो मत कीजिए, मुस्लिम उसमें ठीक है, जवाब ले लेता। कौशल जी, भुवन साहब, कम से कम देश की सुरक्षा के मामले में तो पॉलिटिक्स मत कीजिए साहब। क्या काम करा आपको माननीय वर्तमान में ये परिभाषा नहीं है, ये परिभाषा। भुवन साहब, मैं माफी चाहूंगा, मैं आपको फिर से रोक रहा हूं क्योंकि आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही है, दर्शकों को भी शायद समझ में नहीं आ रही होगी आपकी आवाज। पूर्व डीजीपी साहब कुछ कह रहे हैं, अशोकधर द्विवेदी साहब कुछ कह रहे हैं। द्विवेदी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, आप ऐड ऑन करना चाह रहे हैं। कौशल साहब, मैं लौट रहा हूं। कौशल साहब द्विवेदी जी को सुनते हैं। द्विवेदी जी, कह रहा हूं कि ये अवैध रूप से देश में रह रहे रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को पहचान करने और वापस भेजने का काम राज्य सरकारों का है। तो देश के जिन राज्यों की सरकारें इनमें रुचि ले रही, ध्यान दे रही हैं, वहां की पुलिस इस विषय में अच्छा कार्य कर रही है। लेकिन कई राज्य सरकारें हैं जो इस पर कार्य नहीं कर रही है, अप्रत्यक्ष रूप से इनको प्रोत्साहन मिल रहा है। एक बात तो मुझे ये कहनी थी, दूसरी बात ये कहनी थी, आपने प्रश्न उठाया था मानव अधिकार का, इनके मानव अधिकार का, तो मैं स्पष्ट कर दूं, संयुक्त राष्ट्र संघ का भारत बड़ा महत्वपूर्ण सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने शरणार्थियों के संबंध में 1951 में एक कन्वेंशन बनाया था
और 1967 में एक प्रोटोकॉल बनाया था। भारत उनको मानता ही नहीं, उन पर, उन कन्वेंशन पर, उन प्रोटोकॉल पर भारत देश आज तक हस्ताक्षर नहीं किया है। ठीक है, तो इनको अवैध मानता है भारत, इनको अवैध मानता है। बिल्कुल, इन अवैध लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। चूंकि ये देश की सुरक्षा का मामला है तो इसमें कहीं से भी कोताही बरतने की जरूरत नहीं है। भुवन भास्कर जोशी जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। भुवन साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? अगर आपकी आवाज ऑडिबल रही तो हम फिर से आपकी आवाज दर्शकों तक पहुंचाएंगे। भुवन साहब जल्दी से। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि भाई देश की सुरक्षा में सियासत मत कीजिए। समाजवादी पार्टी देश के साथ और मैं कहना चाहता हूँ जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की केवल लीला कुश्ती है। एक तरफ बहुत क्लियर नहीं है। एक शाह साहब 100% प्रूफ कैसे हो, घुसपैठ प्रूफ बॉर्डर कैसे बनाया जाए? क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन अभी भी जारी है इन रोहिंग्याओं की, ये कहा जा रहा है। 100% प्रूफ कैसे बने? देखिए, अगर इसको 100% बनानी है तो काफी मेहनत करना पड़ेगा। देश के सभी नागरिक को इसमें कॉन्सेप्ट होना पड़ेगा कि जो भी आता है हमारे देश के लिए हानिकारक है। और जैसे हम देखते हैं ना, अभियान लगा के रोहिंग्या पकड़ लिया, बांग्लादेशी पकड़ लिया और इसको डिपोर्टेशन किया है, लेकिन इसमें क्या गारंटी है दोबारा वो नहीं आएगा? क्योंकि वो पहले से एक बार आज तक जिस रास्ते से वो दोबारा वो रास्ता अडॉप्ट करके रात के अंदर में दोबारा एंट्री हो सकता है। तो पकड़ना फिर डिपोर्टेशन करना एक तो साइकिल बन जाएगा। इसको पकड़ के भेज दीजिए, वो किसी तरह से फिर दोबारा धोखा देके आ जाएगा। तो हमें बिल्कुल शाह साहब इसे किसी भी तरीके से 100% प्रूफ बनाना पड़ेगा। कौशल खान साहब, आखिरी कमेंट जल्दी से, 10 सेकंड। कुंदन जी, आपको समझना पड़ेगा कि बांग्ला जो रोहिंग्याओं का और बांग्लादेशियों का इन्फिल्ट्रेशन है वो बॉर्डर से हो रहा है, और वहां पर वेस्ट बंगाल एक सबसे बड़ा पोरस बॉर्डर है, जहां की जो नेता ममता बनर्जी जी हैं वो इनके ऊपर सॉफ्ट है, उनको अपना वोट बैंक दिखता है। यहीं आप असम में देखिए, असम में जब हमारी सरकार आई, हमने हाई कोर्ट के आदेश पे वहां पे एनआरसी लागू किया। एनआरसी लागू करने के बाद आज भी असम से डिपोर्टेशन का काम चल रहा है इलीगल बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं का। बिल्कुल कौशल खान जी, मैं रोक रहा हूं, वक्त इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राज्य सरकारों को गंभीर होना पड़ेगा, गंभीर तरीके से एक्शन लेना पड़ेगा। जैसा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने प्लान बनाया और उस प्लान के तहत कार्रवाई हो रही है। रोहिंग्या बांग्लादेशियों की पहचान हो रही है और उनके डिपोर्टेशन की कार्रवाई भी तेज की जा रही है। दरअसल ये राज्य की सुरक्षा और देश की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है, इसलिए आज हम इस पर चर्चा कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों का इस कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए।